बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सवाल एक ये ज़ेर बहस है कि क्या 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल फ्लॉप हो जाएगा, और ये पूरी कहानी है। और इसके अलावा इमरान ख़ान पर 2 बम इकट्ठे गिरे हैं, या वो एक साथ एक ही वक्त में 2 बारूदी सुरंगों की जद में आ गया है। तो अब इसका अंजाम जो है, क्या उसमें कोई कमी वाक़ई हो सकती है या पहले से ज़्यादा डेड श्योर हो गया है, और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे दीगर मौज़ूआत हैं। तो हम शुरू करते हैं नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के ख़िलाफ़ हो जाने की प्रोपेगेंडा मुहिम के साथ। और इस मुहिम को एक बूस्ट तब मिला जब शाहिदरा में मरियम नवाज़ साहबा का जलसा जो था उसको नाकाम बताया गया। अच्छा, वो जलसा एक गली में रखा गया था। अब ये किसने ये गलती की कि एक तंग गली में आप एक कॉर्नर मीटिंग रखते हैं और उसको आप जलसे का नाम देते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप किसी के ड्राइंग रूम में जलसे का ऐलान कर दें। अब ड्राइंग रूम खचाखच भी भर जाए और वो बड़ा भी हो, खासा बड़ा भी हो, तो उसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ जाएंगे? 100 या 150 लोग आ जाएंगे, भर जाएगा। उसका तासुर ये होगा कि अच्छी हाज़िरी थी, बहुत भरा हुआ था कमरा। लेकिन उसे आप जलसा आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है बाहर, ड्राइंग रूम के बाहर अगर 2000 आदमी भी खड़े हों तो वो मैटर नहीं करेंगे। मैटर यही बात करेगी कि ड्राइंग रूम के अंदर कितने लोग हैं। ज़ाहिर है वो गिनती के होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 80 होंगे। तो शाहिदरा की उस तंग गली में कॉर्नर मीटिंग अगर रखी थी तो उसे कॉर्नर मीटिंग ही का नाम देना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसे जलसे का नाम दिया। और इसी बात को प्रोपेगेंडा मुहिम में इस्तेमाल किया गया और एक गुल मचाया गया टीवी स्क्रीनों पर। आपको इल्म ही होगा कि टीवी स्क्रीनों पर इस वक्त, अगर मैं मुबालगा नहीं करता तो कम से कम 50% मीडिया पर्सन, जिनको एंकर कहा जाता है, 50% से शायद कुछ ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, जो कि जनरल फैज़ के चश्मे से सैराब होते रहे हैं। और हाइब्रिड जो वार थी इन्होंने जो बनाई थी फैज़ और बाजवा ने, उसकी बाक़ियात हैं, वो अभी तक टीवी मोर्चों पर जमी हुई हैं। और इनके अलावा तकरीबन 100 के लगभग इनके यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ट्वीप है, जो इस मुहिम को फिर आगे बढ़ाते हैं। और इस मुहिम को फिर आगे बढ़ाने में कुछ ऐसे बज़ाहिर संजीदा नज़र आने वाले दानिशवरों ने भी किरदार अदा किया, और उन्होंने एक चीज़ जो उठाई वो अपनी जगह सही है। मसलन ये कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब जब आएंगे तो वो शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी पर फंस जाएंगे और अवाम उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे। और ये बयानियाँ एक बड़े तवातर के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ, साइंटिफिक अंदाज में दलीलों को इकट्ठा करके मुकदमे की कड़ियाँ मिलाकर पेश किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की 16 माह की जो हुकूमती कारकर्दगी है वो नवाज़ शरीफ साहब की जड़ों में बैठ गई है और उनके पाँव की बीड़ी बन गई है। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर तो बात दुरुस्त है। 16 माह की कारकर्दगी शहबाज शरीफ साहब की अच्छी नहीं रही, बल्कि ख़राब रही। और मैंने इस प्रोग्राम में बार बार उस पर तनकीद की, और अपने कालमों में भी जो नवायवक में छपते हैं उनमें ये लिखा कि शहबाज शरीफ साहब ने गरीबों को रिलीफ देने के लिए कोई तवज्जो नहीं की, और वो अमीरों को सब्सिडी देते रहे, अमीरों को जो एलीट क्लास थी उनकी जेबें भरते रहे, उनको नवाजते रहे, उनको खुश करते रहे। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, और इसके साथ ये फैक्टर भी अपनी जगह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कशमकश है। ये थ्योरी अब कुछ छुपी हुई नहीं रही, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब, यानी ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब इस चक्कर में है कि नवाज़ शरीफ का रास्ता हर सूरत रोका जाए, नवाज़ शरीफ और मरियम से तकरीरें कराकर इलेक्शन जीता जाए, और फिर फ़ौज से साजबाज करके नवाज़ शरीफ साहब की जो नहली है वो उसे ख़त्म ना होने दिया जाए। चुनांचे फिर मजबूरी के आलम में फ़ौज के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो शहबाज शरीफ के अलावा किसी और को वज़ारत उज़्मा दे। ये चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब कोई सूरत हालात एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार करती है तो उससे रोकने के लिए फिर आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। जिस तरह आपके इल्म में अच्छी तरह ये आ गया है कि 2018 में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जितने इक़दामात किए गए वो आपको अज़बर हो गए होंगे। उन सारे इक़दामात के बावजूद जब इलेक्शन की रात नतीजा बाजवा और फैज़ की मर्ज़ी का नहीं आया तो ये चीज़ रिपोर्ट हुई है बाकायदा
कि फिर फैज़ और बाजवा में झड़प हुई है। बाजवा ने कहा कि तुमने तो मरवा दिया, और फिर फैज़ ने कहा कि नहीं मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद फिर आरटी सिस्टम बिठाया गया और तब कहीं जाकर इमरान खान को इतनी सीटें दी गई। और ये आपके सामने है, आप उस तारीख का रिकॉर्ड निकलवाएं यूट्यूब पर, अखबारात में, टीवी के प्रोग्राम में, जिस तरह भी जहाँ से भी निकलवाएं, आपको पता चलेगा कि आरटी सिस्टम के बैठने से पहले हर जगह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत रहे थे, और जैसे ही आरटी सिस्टम नकारा हुआ और इन नताइज में तख़ीर होने लगी, लोग बातें करने लगे, तो उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट आए, जो अगले दिन तक आते रहे, बल्कि तीसरे दिन की सुबह तक आते रहे, उसमें फिर इमरान खान को जितवा दिया गया। तो इतना आउट ऑफ द वे जाकर कोई एडवेंचर करना अब मुमकिन नहीं रहा। हालात में बहुत सारी जौहरी तब्दीलियाँ आ गई हैं, और बुनियादी जौहरी तब्दीली ये आई है कि रियासत ने 101% यकीन के साथ ये समझ लिया है कि इमरान खान इस रियासत का, इस स्टेट का, इस पाकिस्तानी मुमलकत का दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, लिहाजा उसे हमने नहीं छोड़ना। इस चीज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब ये चीज़ नहीं रही, जब ये फैक्टर नया सियासत में पाकिस्तान की ये जो सियासी कल्चर है, जो ज़ाहिर है इसको फ़ौज कंट्रोल करती है, उसमें ये नया फैक्टर आ गया, तो उसके बाद मनोवरिंग की जो गुंजाइश थी वो पहले जैसी नहीं रही। अब फ़ौज के अंदर एक तबका ऐसा है जो नवाज़ शरीफ को नहीं चाहता, और वो चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब आएँ, लेकिन इसके लिए उन्हें जो मनोवरिंग करनी पड़ेगी वो इतनी मुश्किल है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो हो सके। और अब इनके प्रोपेगेंडा मुहिम का एक अंदाज देखिए, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इन्होंने बड़े ज़ोरों शोर से एक प्रोग्राम ये करने शुरू किए और ट्वीट पर लिखना शुरू किया कि मुस्लिम लीग नून के जलसों में चूँकि लोग नहीं आ रहे, इसलिए इन्होंने अब फैसला किया है। किस जगह फैसला किया है? लंदन में कोई इजलास हुआ है या मॉडल टाउन में कोई इजलास हुआ है, उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि बेहतरीन डांसर्स लड़कियां पूरे मुल्क से हायर की जाएं और मुस्लिम लीग के जलसों में उनको नचवाया जाए, ताकि लड़कियां देखने के शौक़ में लोग मुस्लिम लीग के जलसों में आएँ। अच्छा, ये कितना ही इतनी मज़का खेज किस्म की, रकीक किस्म की इल्ज़ाम तराशी है कि इस पर तबसरा करने को भी दिल नहीं करता, लेकिन तबसरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो पीटीआई का अपना कल्चर है जो ये मुस्लिम लीग के सर पर मढ़ रहे हैं। और फिर कौन नहीं जानता कि पीटीआई ने इमरान खान के ज़ाती पे रोल पर 500 मॉडर्न तवाइफ से मुराद है कि एक तो वो तवाइफ ही होती है ना जो रवायती नस्ल दर नस्ल एक उनके ख़ानदानी वो कल्चर होता है, और उसको फिर वो आप ज़ाहिर है जलसों में कैश नहीं करा सकते। वो इतनी भड़कदार लिबास नहीं होता, उनकी अदाएँ इतनी तेज़ नहीं होती। ये मॉड स्क्वाड किस्म की तवाइफें 500 की तादाद में इमरान खान ने हायर की थी, और उनको हर जलसे में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँचाया जाता था। कुछ को हवाई जहाज़ पर ले जाया जाता था, कुछ को कारों पर, कुछ को वो जो वैगन होती है, बड़ी लग्जरी किस्म की अच्छी वैगन होती है, उनमें ले जाया जाता था। दूर का सफ़र हो तो सब के सब को मुख्तलिफ़ फ़्लाइटों के ज़रिए और फिर कुछ गाड़ियों के ज़रिए, ताकि एकदम ये किसी को ना पता चले कि ये इतनी सारी भड़कदार लड़कियाँ इस जहाज़ में कैसे आ गई। ज़ाहिर है 20 को किसी जहाज़ में भेजा, किसी को 10 को किसी वैगन में भेज दिया, 50 को, और हर जलसे में 500 को नहीं लाया जाता था। ये भी एक बात है, रिज़र्व 500 का दस्ता था रिज़र्व का, और किसी जलसे में 100 पहुंच जाती थी, किसी जलसे में 50 पहुंच जाती थी। और ये वही तवाइफ़ी थी जो फिर वहाँ बालिहाना रक़्स करती थी, और फिर इमरान खान से शादी के और इस तरह के दूसरों के नारे लगा कर, ताकि अवाम पर एक सिक्का बैठ जाए कि यार इमरान खान में ऐसा क्या है कि कौम की बेटियाँ हैं, तो वो कौम की बेटियाँ ही जैसी भी हैं, कौम की बेटियां इसके इश्क में पागल हो गई हैं, तो इमरान खान कोई जादुई चीज़ है। अब ये पता नहीं था कि ये जादू ठेके पर हासिल किया गया है, तो ये इन्होंने मुद्दा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया। तो अब आप देखिए कि रात शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाका, वो कौन सा है, गज्जू मत्ता और ये सारा वहाँ से शुरू जो होता है इलाका, इस पूरे इलाके में 6 मकामात के एक ट्रैक पर उन्होंने दौरा किया। ये मेरे ख्याल में कुछ शायद 1.5-2 मील लंबा ट्रैक होगा। तो इस दौरे में जो इस्तकबाल हुआ, मेरा ख्याल है उसकी शहबाज शरीफ को भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी पता है कि जो क्राउड पुलर हैं वो मरियम नवाज़ साहब हैं या फिर नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो तो हैं ही। तो मेरे जलसे में ज़रा मॉडरेट किस्म की गिनती हो गई जो मेरे इन जलसों में आएगी, लेकिन वहाँ आपने देखा कि हर जगह सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद ने इस्तकबाल किया।
और पीटीआई ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल फ्लॉप होने का सारा बयानिया इस बुनियाद पर बनाया था शाहिदरे के जलसे को लेकर कि शाहिदरा का जलसा वो ज़ाहिर मुस्लिम लीग की गलती थी कि एक तंग गली में उन्होंने जलसा क्यों रखा। वही जलसा अच्छा उस तंग गली के चारों तरफ लोग जमा थे, लेकिन वो तो कैमरे में नहीं आएंगे। कैमरे में तो वही 1000, 1500 या 2000, मेरे ख्याल में 2000 से ज़्यादा लोग नहीं थे उस गली के अंदर, क्योंकि इससे ज़्यादा उसमें गुंजाइश भी नहीं थी। तो 1500-2000 का जो जलसा था, कारर मीटिंग थी, वो उसको ले उड़े और उस पर बयानिए बनाना शुरू कर दिया। और फिर ये तय कर लिया कि चूँकि शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, चलिए ये भी तय कर लिया। इसके बाद एक और बोंगी मारी, वो ये बोंगी मारी कि निगरान हुकूमत जो जुल्म कर रही है, अवाम पर महंगाई बढ़ा रही है, फलां कर रही है, फलां कर रही है, तो इसके ज़िम्मेदार भी फिर नवाज शरीफ है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल फ्लॉप हो जाना है। और अगर ये बात है तो फिर निगरान हुकूमत के ऊपर कौन है? हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं। उनकी कोशिशों से डॉलर की कीमत में 2 हफ्तों के दौरान या 2.5 हफ्तों के दौरान कोई 20-25 रुपए का फ़र्क आया है। तो फिर इसका क्रेडिट भी नवाज शरीफ को जाएगा, अगर ये उनका फार्मूला दुरुस्त है। मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो ये क्रेडिट हाफिज़ साहब को भी दूंगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है ये उनकी मेहनत, उनके डंडे, उनकी स्ट्रेटजी की वजह से हुआ है। लेकिन अगर फार्मूला आपका ये है कि मौजूदा रेजीम इसमें एस्टेब्लिशमेंट और निगरान दोनों को प्लस कर लें, तो इसकी सारी बुरी कारकर्दगी भी नवाज शरीफ के खाते में जाएगी। तो फिर जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो भी नवाज शरीफ के खाते में क्यों नहीं डालते? तो ये तीनों मफरूज़े जो हैं वो बेबुनियाद हैं, इसलिए कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, जब मरियम साहबा कल परसों से वो जलसों का खिताब उन्होंने परसों तरसों से उन्होंने जलसे शुरू कर देने हैं, तो कई चीज़ें होंगी ना। कुछ सिर्फ ये तो नहीं होगा कि मरियम साहबा खड़ी होकर कहेंगी कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, लिहाजा आप नवाज शरीफ को वोट दें, बल्कि वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि जिनकी बुनियाद पर IMF के साथ इमरान खान ने मुआहदा करके पाकिस्तान को ऐसी दलदल में धकेल दिया कि उसके बाद किसी भी हुकूमत के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाए, वो बिजली की कीमत ना बढ़ाए। शहबाज शरीफ साहब से निगरान हुकूमत से जो जुल्म हो रहा है वो ये है कि इन्होंने अपने एलीट क्लास को मराहत दी है, गरीबों के लिए, गरीबों को रिलीफ देने के लिए कुछ ख़ास नहीं किया। अब आप देखिए कि जमात इस्लामी अपना लाओ लश्कर लेकर निकल आई है इमरान खान की फेवर में, और वो कंपेन चला रही है कि ये इन्होंने बहुत जुल्म किया। लेकिन आप देखिए कि सिराजुल हक साहब के जलसों में, तकरीरों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया, कहीं भी ये बात सामने नहीं आई कि ये इमरान खान था जिसने स्टेट बैंक IMF की को गिरवी में दे दिया, IMF के हाथ गिरवी रख दिया, और जिसने IMF से ये मुआहदे किए, और जिसने फलां गबन किया, फलां गबन किया, गंदम का ड्रामा किया, चीनी का ड्रामा किया, पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की, दोनों हाथों से माल कमाया, एक्सपोर्ट में भी माल कमाया, इंपोर्ट में भी माल कमाया। तो ये सारी कहानी भी तो मुस्लिम लीग के जलसों में रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी? फिल्मों की शक्ल में रखी जाएगी, तकरीरों की शक्ल में रखी जाएगी। और कल आपने देख लिया कि अगर शहबाज शरीफ के जुलूस में, जिसमें इतने ज़्यादा लोग आए हैं, तो वो शाहिदरे वाला जलसा कहाँ रह गया? और इस जलसे में शहबाज शरीफ के इन 6 मुकामात पर गैदरिंग हुई है। इन 6 मुकामात में किस मुकाम पर मुस्लिम लीग नून ने तवाइफ़ों को नचवाया? कोई फिल्म दिखा दें, कोई वीडियो दिखा दें, कोई तस्वीर ही दिखा दें, चले, और नहीं तो अपनी ही किसी वो जलसे में जो नाच नचिया का प्रोग्राम होता है उसकी वीडियो बनाकर उसमें PTI के झंडे गायब करके उनकी जगह मुस्लिम लीग के झंडे लगाकर दिखा दें। आप तो पेरिस के आईफल टावर के बाहर जो सयाह जमा होते हैं, जो वेटिकन सिटी में पेपल फंक्शन होता है साल के साल, जिसमें पोप खिताब करते हैं, जिसमें लाखों अफराद होते हैं, आप तो जनाब रियो डी जेनेरियो के जो वो जो मशहूर ब्राज़ील का कार्निवाल होता है उसका जुलूस दिखाकर इन सब को आप PTI के जलसों में डाल देते हैं। कार्निवाल में जो रियो के अंदर होता है, जो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है, पहले ये ब्राज़ील का कैपिटल भी था, अब दूसरा शहर हो गया। जिस तरह हमने इस्लामाबाद को बनाया, इन्होंने ब्राज़ीलिया नाम का एक छोटा शहर उसको कैपिटल बना दिया। लेकिन रियो डी जेनेरियो जो है वो अब भी साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, और उसके कार्निवाल में 1 करोड़ लोग शरीक होते हैं। 1 करोड़ 15 करोड़ से ज़्यादा उसकी आबादी है ब्राज़ील की, और रियो की आबादी 3.5 करोड़ है। तो वहाँ 1 करोड़ अफराद, और ये मगरबी दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवाल होता है। तो इसमें इन्होंने उस कार्निवाल के फ़ोटो भी दूर से लेकर, ताकि
वहाँ जो रंग बिरंगे झंडे हैं वो दूर से पीटीआई के झंडे नज़र आए और दिखा दिया कि जनाब ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक से रवाना हो रहा है। लिबर्टी चौक में कभी ये 700 से 750 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके, 700 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे कभी किसी फंक्शन में नहीं कर सके, और यहाँ इन्होंने लिबर्टी चौक में 1 करोड़ का जलसा दिखा दिया। तो जनाब इनको चाहिए कि ये अपनी ही पार्टी के जलसे धरने के क्लिप निकालें, दूसरे क्लिप निकालें, ज़मान पार्क के क्लिप निकालें, वो बनी गाला के क्लिप निकालें, और जहाँ जहाँ इनका कंजर खाना होता रहे वो सब के क्लिप निकालें, और झंडे को थोड़े बहुत वो फीड करके, वो ज़ाहिर जो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो कमाल की टेक्नोलॉजी आ गई है, झंडे आप ऐड भी कर सकते हैं, झंडे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो वो झंडे ऐड रिमूव करके बता दें कि जनाब देखो ये शहबाज शरीफ के जलसे में तवाइफें नाच रही हैं। तो ये कर दो, कम से कम मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि ये ज़रूर करो, वरना ये तुम्हारा जो इल्ज़ाम है कि मुस्लिम लीग ने तवाइफें हायर की हैं वो फिर कहाँ जाएगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नाजरीन, आदिल राजा के बारे में जो कुछ आ गया आपने पढ़ लिया, साबित हो गया कि वो रा का एजेंट है। रा का एजेंट उसको हिदायत दे रहा है कि तुम ISI के फ़लाने एजेंट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराओ कि ये भारत में बम धमाके कराता था। ये सारी तफसील मैं नहीं बताऊँगा, आपने आप तक पहुँच गई है। कोई शक नहीं रहा कि ये सारा नेटवर्क आदिल राजे का राग चला रही है, रा का एजेंट है और इसके सारे साथी रा के एजेंट हैं। तो अब मुझे बताइए कि आदिल राजा की जो फ़ौज है उसके बारे में अब क्या फतवा दिया जाए, कोई फतवा दिया जाए या कोई रियायती नंबर दिया जाए। मैंने आदिल राजा की फ़ौज के नाम इकट्ठे किए हैं, बल्कि किसी ने मुझे इकट्ठे करके दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा, मैं अगर पढ़कर सुनाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। मैं पहले 15 नाम पढ़ देता हूँ। ये नाम तो तकरीबन 100 के करीब है, या 100 से कुछ कम होंगे, लेकिन 80-90 तो ज़रूर हैं। हाँ, आदिल राजा जो बयानिया बनाकर देता था, ये सारी फ़ौज उस बयानिए को लेकर आगे चलती थी। यहाँ तक हुआ है कि आदिल राजा ने एक मरतबा ट्वीट किया। ये बातें उस वक्त पकड़ाई में इसलिए नहीं आई कि आदिल राजा ने ट्वीट किया, इधर इमरान खान ने वो उसको अपना बयानिया बना दिया। तो किसे याद रहता है कि ट्वीट पहले आया था कि इमरान खान की तकरीर पहले आई थी, लेकिन अब किसी साहब ने वो रिकॉर्ड इकट्ठा करके बताया कि आदिल राजा ने ये तारीख फ़लाँ तारीख को ये ट्वीट किया, और इमरान खान ने उसके अगले दिन ट्वीट किया, और उसके बाद अगले दिन ये सारी फ़ौज अपने TV प्रोग्रामों में और YouTube के चैनल्स पर उस बयानिए को लेकर दौड़ पड़ी। मसलन आदिल राजा ने एक ट्वीट किया कि 40-50 आदमी फौजी पुलिस वाले ज़मान पार्क पर हमला करेंगे कि हम फ़लाँ की गिरफ़्तारी के लिए आए हैं, और इस दौरान वो फायरिंग करके अपने ही 10-15 सिपाही मार देंगे, शहीद कर देंगे, और ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जनाब ये फायरिंग ज़मान पार्क से हुई है। तो ये साजिश उसने अपने ट्वीट में की। ज़ाहिर उसने भंग ज़्यादा पी लिया, और जैसा ख्वाब देख लिया उसने, वो घड़ लिया। तो उससे अगले दिन रात को, यानी तकरीबन 26 घंटे के बाद, इमरान खान ने ये अपनी खिताब किया, और जो कौम से खिताब किया करता था हर रोज़, उस खिताब में उसने कहा कि जनाब मुझे अंदर से ख़बर मिली है, फ़ौज के अंदर से ख़बर मिली है, फ़ौज के अंदर मेरे बहुत से आर्मी हैं, वो मुझे अंदर की ख़बरें दे देते हैं। उन्होंने ये ख़बर दी है कि इस तरह पुलिस आएगी और वो ज़मान पार्क पर हमला करेगी, और इस हमले में अपने ही 10-15 आदमी मार देगी, और इल्ज़ाम मुझ पर लगा देगी, जिसके बाद मेरे ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा। तो अब ये राज खुला है कि इमरान खान को और अपनी पूरी इस फ़ौज को ये गाइडलाइन देने वाला आदिल राजा था। और ये जो इमरान खान कहता था ना कि फ़ौज के अंदर मेरे मुखबर हैं, तो वो यही मुखबर था आदिल राजा, जो नशे में घड़ के एक ट्वीट करता था और अगले दिन वो इमरान खान का बयानिया बन जाता था। इससे अंदाज़ा लगाएं आपके इमरान खान के दिमाग में खाना ही नहीं है अकल का, खोपड़ी में दिमाग का खाना ही नहीं है। आदिल राजा उसको बयानिया घड़ के देता था। इससे पहले जनरल फैज़ देता था, बाजवा देता था, फलां कर्नल देता था, लियाकत देता था, क्या अच्छा। जो आदिल राजा जो भी ट्वीट करता था, उसकी फ़ौज उसे ले उड़ती थी, उस पर TV प्रोग्राम करती थी, कंपेन करती थी, YouTube पर प्रोग्राम करती थी, उस पर ट्वीट करती थी, फेसबुक पर लगाती थी, और एक अजीब-व-गरीब अजीम-उश-शान किस्म की मुहिम चली जाती थी। उस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन जो मुझे फहरिस्त दी गई मेरे के दोस्त की तरफ से कि आदिल राजा की फ़ौज, ये 70-80 नामे में 10-15 पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं। हैदर मेहदी, शाहीन सहबाई, मुईद पीरज़ादा, हसन निसार, अयाज़ मीर, हारून रशीद, आगा हिलाली, शाहिद मसूद, वही क़यामत वाला, उरिया मकबूल जान जो 50 लाख रुपए लेकर हजूर पर इल्ज़ाम लगा देता है, इमरान रियास, अब वो कोई बीमार शुमार हो गया और रिहाई के बाद से, इरफान हाशमी और समी इब्राहिम, सिद्दीक जान,
और siyaasat.com, ये तो खैर आदमी नहीं, ये नया पाकिस्तान। फिर जनाब कोई हलीमा हाशमी है या अलीमा हाशमी है, काशिफ अब्बासी, महर बुखारी, खावर घुमन, बोल टीवी, ARY, उसने टीवी चैनल भी दे दिए, बोल, ARY 92, GNN और हम। ये ज़ाहिर है कुछ पुरानी लिस्ट होगी, उस दौर के हवाले से होगी ना, उस दौर के हवाले से, क्योंकि अब तो ARY उस तरह का नहीं रहा और बोल भी बदल गया है। बाकी 92 और GNN अगरचे बदस्तूर डटे हुए हैं। तो ये लोग हैं। इसके अलावा नीचे बहुत सारे नाम है, अब सारे नाम तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ये सारी फौज हमलावर हो जाती थी इमरान खान के इस बयानिए को लेकर, और एक शोर मच जाता था, और फिर ये तस्वर बन जाता था कि जनाब इमरान खान का बयानिया कितना मकबूल है। तो जनाब ये कहानी है उसकी। अच्छा, अब एक बारूदी सुरंग तो ये आदिल राजा की फाड़ दी इमरान खान के पाँव के नीचे। अब PTI के पास क्या बयानिया रहेगा, ये सोचने वाली बात है। और इससे बड़ा धमाका उस्मान डार ने किया। वो अचानक इनके प्रोग्राम में नमूदार हुआ कामरान शाहिद के। ज़ाहिर है वो नमूदार हुआ या उसको नमूदार करवाया गया, ये कहानी हमारे मौजू से ताल्लुक़ नहीं रखती। हमारा मौजू है इंकिशाफात। उस्मान डार ने वो सारी बातें की जो हमें भी पता है और PTI के हर आदमी को भी पता है। ये कि 9 मई की सारी प्लानिंग इमरान खान की हदायत पर हुई, और ये इमरान खान का आर्डर था कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए तो आपने फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ फ़लाँ फ़ौजी तनसीबात की ईंट से ईंट बजा देनी थी। और इमरान खान सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखता था जो फ़ौज के मुखालिफ थे, जो फ़ौज के दुश्मन थे। तो ज़ाहिर है ये उसके इतने सारे इंकशाफात हैं। अगर मैं इंकशाफात करूँ तो एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। आपने कामरान शाहिद का प्रोग्राम सुन लिया, उसको दोबारा सुन लें, या उसके जो सिलेक्टेड किस्म के वीडियो क्लिप होते हैं वो देख लें, आपको कहानी समझ आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ उस्मान डार ने कहा PTI का हर आदमी जानता है। असद उमर हो वो भी जानता है, चाहे जुल्फी बुखारी हो वो भी जानता है कि ये सारा फसाद, सारी प्लानिंग, सब कुछ इमरान खान का किया हुआ था। और इमरान खान के साथ थे कुछ फौजी अफसर हाजिर सर्वस और कुछ TV चैनल के मालिकान, और वो अता उमर बिंदियाल और उसके साथी वकील, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जज शामिल हैं, वो ऑन बोर्ड थे कि ये कुछ होने वाला है। अब इस उस्मान डार के बम फटने के बाद इमरान खान का कुछ बचा है? ज़ाहिर है कि नहीं बचा है। तो इसके अलावा जो अली अमीन गुंडापुरी है वो याद आ गया, उसके घर परसों छापा पड़ा, और सैलाब जदगान का इमदादी सामान ख़ास तौर पर खैमे वैमे उसके घर से बरामद हुआ, जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल, और ये गिफ्ट है, और ये रिलीफ का सामान है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब उस पर एक मुकदमा तो बनेगा, मफरूर है, पकड़ा जाएगा। पख्तूनख्वा में गिरफ्तारियाँ बहुत मुश्किल हैं क्योंकि पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट, उसके तमाम जज इमरान खान को बचाने के लिए एक्टिव हैं। वो किसी को भी गिरफ़्तार करने की इजाज़त नहीं दे रहे। जिसको भी गिरफ़्तार करते हैं ये उसकी ज़मानत ले लेते हैं और हुक्म देते हैं कि इसको आइंदा भी गिरफ़्तार नहीं करना। तो अली अमीन गुंडापुरी कैसे पकड़ा जाएगा? बहरहाल इसकी वजह से मुझे वो शिद्दा टल्ली याद आ गया, वो नाला लाई का कीचवा, इतना मोटा कीचवा दुनिया के किसी चिड़ियाघर में नहीं होगा। ये वो जो आज़ाद कश्मीर का ज़लज़ला जो आया था, तो उस ज़लज़ले के लिए जो इमदादी सामान आया था वो मुशर्रफ हड़प कर गया, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा शिद्दा टली ने हड़प किया। और उस हिस्से से इमदादी सामान बेचकर इस शैतान ने एक फार्म हाउस बनाया, शहर में 4 मार्केटें बनाई और 2 प्लाजे बनाए। अंदाज़ा करें उसने कितने बड़े पैमाने पर, वो कई अरब डॉलर का इमदादी सामान था जो मुशर्रफ ने और शेख रशीद ने उसका 1/100 हिस्सा भी मुतस्सरीन तक नहीं पहुँचने दिया। वही जो इमरान खान ने किया। कोरोना फंड में इसको इतना पैसा दुनिया ने दिया जो IMF के फंड के बराबर था, बल्कि उससे ज़्यादा ही था। वो इमरान खान सारे का सारा खा गया, और कोरोना फंड का एक उसके साथ वो इमरान खान के साथ वो जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका जो फौजी सरबराह था, वो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल, उसको दिया और ख़ुद खाया और अपने साथियों को दिया। सबसे बड़ा वो चोर इमरान खान के बाद वो अथॉरिटी का जो चेयरमैन था, लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सर्विस था, ये मेजर, ये रिटायर्ड था, अब याद नहीं रहा, लेकिन वो खा गया, इमरान खान खा गया और उसके करीबी साथी खा गए। ये वो लोग हैं जो मरते हुए आदमी की लाश पर या नीम जान लाशे पर के गले पर पाँव रख कर ये आइसक्रीम खाते हैं। ये वो लोग हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।